प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने क्रिया के भेदों के बारे में पढ़ा था। आज हम वाच्य पढ़ेंगे। वाच्य 10th क्लास का एक टॉपिक है और बोर्ड के एग्जाम में ये 2 नंबर का आता है। तो इस टॉपिक को हम लेते हैं वाच्य। वाच्य को हम कथन भी कह सकते हैं। कथन या वाच्य एक ही बात होती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि वाच्य क्या होता है। वाच्य की परिभाषा लेते हैं। वाच्य की परिभाषा इस प्रकार है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया के द्वारा जो कार्य किया गया है, जो कार्य किया गया है उसका विषय करता है, क्रम है या भाव है। इस प्रकार जिस प्रक्रिया से क्रिया के संबंध का पता चलता है, उसे वाच्य कहते हैं। एक बार इसकी परिभाषा फिर से। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया के द्वारा जो कार्य किया गया है उसका विषय करता है, कर्म है या भाव है। इस प्रकार जिस प्रक्रिया से क्रिया के संबंध का पता चलता है उसे वाच्य कहते हैं। इस परिभाषा को हम दूसरे प्रकार से भी समझ सकते हैं कि वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार है। वाच्य को हम इस प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे। अलग अलग वाक्यों में क्रिया का प्रधान विषय अलग अलग होता है। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिन वाक्यों में क्रिया का लिंग और वचन कर्ता पर निर्भर करता है। कर्ता जिस लिंग और वचन का होता है, क्रिया भी उसी लिंग और वचन की होती है। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें क्रिया का लिंग और वचन कर्म पर निर्भर रहता है। कर्म जिस लिंग और वचन का होता है, क्रिया भी उसी लिंग और वचन की रहती है। और कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें क्रिया का लिंग और वचन भाव पर निर्भर करता है। तो
तो वाच्य में हमें यही पढ़ना है, किस वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है या भाव। परीक्षा में वाक्य दे देते हैं और वाक्य में यही पूछा जाता है कि इसमें कौन सा वाच्य, अर्थात क्रिया का लिंग और वचन कर्ता पर निर्भर है, कर्ता के अनुसार है, या क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार है, या क्रिया का लिंग और वचन भाव के अनुसार है, यही पूछा जाता है। और ये 2 नंबर का टॉपिक होता है जो बोर्ड परीक्षा 10th क्लास में जुड़ा हुआ है। अब हम वाच्य के भेद देखते हैं। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्तृवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य और नंबर 3 भाववाच्य। वैसे तो ये जो वाच्य के 3 प्रकार आए हैं, तो इन प्रकारों के जो नाम रखे गए हैं, इन नामों के आधार पर भी हम परिभाषा का अनुमान लगा सकते हैं। जिस प्रकार के हम देखते हैं कृतवाच्य, अर्थात जिन वाक्यों में क्रिया का लिंग और वचन कर्ता पर निर्भर करता है उन्हें हम कृतवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य, जिन वाक्यों में क्रिया का लिंग और वचन कर्म पर निर्भर करता है उन्हें हम कर्मवाच्य कह सकते हैं। और भाववाच्य, जिन वाक्यों में क्रिया का लिंग और वचन भाव पर निर्भर करता है, अर्थात भाव के अनुसार आता है। निर्भर करने का यही अभिप्राय है। जैसे एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कर्तृवाच्य जब क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार आए। कर्ता के अनुसार आने का मतलब यह है कि कर्ता जिस लिंग और वचन का है, क्रिया भी उसी लिंग और वचन की है। कर्मवाच्य, क्रिया का लिंग और वचन कर्म पर निर्भर हो, अर्थात कर्म जिस लिंग और वचन का है, क्रिया भी उसी लिंग और वचन की हो। भाववाच्य, क्रिया का लिंग और वचन भाव पर निर्भर करता है, अर्थात भाव के अनुसार क्रिया का लिंग और वचन वाक्य में रखा जाता है, तो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। अब देखिए, इनको हम उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। एक तो इन तीनों में हमें जो 2 चीजें प्रमुख हैं उन पर हमें ध्यान रखना है। वो 2 बातें क्या क्या हैं? एक है लिंग और दूसरा है वचन। इन दोनों पर हमें ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक वाक्य लिख करके देता हूं और उसमें हम देखते हैं कि इस वाक्य की जो क्रिया है उसका रूप किसके अनुसार आया है। रूप का मतलब उसका लिंग वचन किसके अनुसार आया है? कर्ता के अनुसार आया है, कर्म के अनुसार आया है, या भाव के अनुसार आया है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब इस वाक्य को हम लेते हैं, मोहन पुस्तक पढ़ता है। सबसे पहले हम इस वाक्य में कर्ता को देखें। इस वाक्य में कर्ता मोहन है। कारक हमने पढ़े हैं, और कारकों में जो 8 प्रकार के कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, तो उनमें जो पहला कारक होता है कर्ता कारक होता है। और कर्ता कारक क्या होता है? क्रिया को करने वाला। क्रिया क्या है इसमें? पढ़ता है। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? मोहन। तो मोहन कर्ता हो गया। अब सीधा हम चलते हैं क्रिया पर। क्रिया है पढ़ता है। अब हम देखेंगे, सबसे पहले मोहन का लिंग और वचन देखेंगे। तो हिंदी व्याकरण में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग।
जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो ये मोहन जो है ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है या स्त्री जाति का। सामान्य तौर पर हम देखें कि मोहन नाम हम पुरुषों का निकालते हैं या स्त्रियों का, पुरुषों का निकालते हैं, तो ये पुरुष जाति का है। तो मोहन है जो पुल्लिंग है। इसको मैं संक्षेप में लिख देता हूं पुल्लिंग को। अब हम इसका देखेंगे वचन। तो वचन क्या है? मोहन हिंदी में वचन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वे शब्द जो किसी की एक संख्या का बोध कराते हैं एक वचन, और जो एक से अधिक संख्या का बोध कराते हैं बहुवचन। तो यहाँ मोहन शब्द आया है तो ये एक वचन में आएगा, क्योंकि मोहन एक ही नाम है। यहाँ वचन हम और भी समझ सकते हैं, जैसे लड़का, जब एक होगा तो हम बोलेंगे लड़का, अर्थात लड़का शब्द एक वचन में है। एक से अधिक होंगे तो हम बोलेंगे लड़के, तो लड़के शब्द बहुवचन हो गया, क्योंकि एक से अधिक है तो लड़के बहुवचन हो गए। तो इसी प्रकार मोहन है किसी का भी नाम एक वचन में ही आएगा, तो ये एक वचन है, पुल्लिंग है और एक वचन है। अब हम ये देखेंगे इसमें ये जो क्रिया है ये किसके अनुसार आ रही है। इसमें मोहन करता है और पुस्तक शब्द है, ये क्रम है। कैसे पता चला ये क्रम है? क्योंकि हमने पढ़ा है कर्म कारक को, और कर्म कारक में हमने ये जाना है कि कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है, अर्थात कर्ता ने जो कार्य किया, तो कर्ता इसमें मोहन है, और मोहन ने क्या कार्य किया? पढ़ने का, और पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ा? पुस्तक पर। तो ये कर्म है, पुस्तक कर्म है। इस वाक्य में हमें ये देखना है कि ये जो क्रिया है ये कर्ता के अनुसार आ रही है या कर्म के अनुसार? कर्ता के अनुसार आ रही है या कर्म के अनुसार आ रही है? इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय यह है कि कर्ता का जो लिंग और वचन है, क्रिया का भी वही लिंग वचन है, या पुस्तक का जो लिंग वचन है, क्रिया का भी वही लिंग वचन है, ये हमें देखना है। तो हम देखते हैं मोहन पुरुष जाति का है और एक वचन है। अब हम क्रिया को देखते हैं, पढ़ता है। पढ़ता है ये भी पुरुष जाति में है, क्योंकि किसी भी पुरुष जाति में अगर कोई कर्ता आएगा, कोई भी कर्ता अगर पुरुष जाति में आएगा तो हम प्रयोग करेंगे पढ़ता है। जैसे रणजीत पढ़ता है, लेकिन अगर रणजीत की जगह कर्ता स्त्रीलिंग में है, जैसे अजय रमा, तो रमा आएगी तो क्रिया है, तो ये नहीं आएगी कि पढ़ता है, क्रिया आएगी पढ़ती है, क्योंकि रमा स्त्रीलिंग शब्द है। रमा स्त्रीलिंग शब्द है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में हो जाएगी। एक इसको समझने के लिए हम एक अन्य उदाहरण लेते हैं छोटा, जैसे बालक सोता है। बालक सोता है। अब इसमें हम देखते हैं, क्योंकि इसमें कर्म है नहीं, बस इसमें करता है और क्रिया है। अब समझते हैं उसको। जैसे बालक है, तो बालक पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का? तो बालक पुरुष जाति का है। स्त्री जाति में क्या होगा? बालिका। तो बालक है, बालक के लिए क्रिया क्या आ रही है? सोता। काश यहां बालिका हम कर दें तो क्रिया तुरंत बदल जाएगी और हो जाएगी सोती। करके देखते हैं। जैसे हम इस कर्ता को, कर्ता का यहां कर्ता बालक है, तो बालक जो है कर्ता का ये पुल्लिंग में है, पुरुष जाति में है। अब इसको हम स्त्री जाति में करके देखते हैं। तो स्त्री जाति में हमने इसको किया और करते ही जो क्रिया है ना, जिसका रूप बदल गया, बालिका सोती। बालक पुल्लिंग में था तो सोता है, बालिका स्त्रीलिंग में होती है, क्रिया भी स्त्रीलिंग में हो गई। अर्थात इस क्रिया का लिंग है वो किसके अनुसार बदला? कर्ता के अनुसार बदला। तो इन वाक्यों को हम कर्तवाच्य कह सकते हैं, क्योंकि कर्तृवाच्य में क्या होता है कि क्रिया का लिंग और वचन जो है वो कर्ता पर डिपेंड करता है। कर्ता जिस लिंग और वचन का होता है, क्रिया उसी लिंग और वचन की हो जाती है। इसको देखते हम, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें देखिए, ये मोहन है, ये पुरुष जाति का है,
और ये एक वचन में है। अगर इसको हम इसका लिंग बदल दें, अर्थात मोहन की जगह हम कोई भी स्त्री जाति का शब्द लिख दें, जैसे हम लिख दें राधा, तो यहां पर कर्ता को बदलते ही इस क्रिया का रूप हमें बदलना पड़ेगा, तभी ये वाक्य शुद्ध कहा जाएगा। राधा आते ही हो जाएगा राधा पुस्तक पढ़ती है, फिर क्रिया पढ़ता है रूप में नहीं रहेगी, इसको हमें बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर जो क्रिया है ये कर्ता है जो बदल गया, कर्ता बदल गया तो क्रिया भी बदल गई। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि ये जो क्रिया है ये किस पर निर्भर हो रही है? कर्ता पर हो रही है। तो इस वाक्य को हम कर्तृवाच्य कह सकते हैं। अभी इसको हमने अच्छी तरह से समझा नहीं, इसको और गहराई से समझने के लिए हम फिर से जान लेते हैं। दूसरा वाक्य लिखते हैं, जैसे रमेश क्रिकेट खेलता है, रमेश क्रिकेट खेलता है। अब यहां पे करता क्या है? रमेश, और रमेश पुल्लिंग क्रिया है, खेलता है, क्योंकि हम पुल्लिंग के लिए ही खेलता है कह सकते हैं, स्त्रीलिंग के लिए खेलता है नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? खेलती है। स्त्रीलिंग शब्द के लिए क्या कहेंगे? खेलती है। अब यहां देखिए रमेश क्रिकेट खेलता है, तो क्रिया किस रूप में आई? क्योंकि कर्ता पुल्लिंग में है तो क्रिया भी पुल्लिंग में आ रही है। अब इस रमेश की जगह हम अगर दूसरा शब्द दे दे कोई स्त्री जाति का कि रमा क्रिकेट, और इसके आगे आते ही ये जो खेलता है रूप है ना, ये सही नहीं जचेगा हमें, इसको हमें तुरंत चेंज करना पड़ेगा, इसका लिंग बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पुरुष जाति का ये शब्द था, इसकी जगह हमने स्त्री जाति का शब्द रमा ले लिया, तो रमा आते ही ये वाक्य क्या हो जाएगा? रमा क्रिकेट खेलती है। इसका मतलब ये जो खेलती है ये क्रिया किस पर निर्भर करी? इसने निर्भर किस पे किया? इसने निर्भर किया कर्ता पर। कर्ता के अनुसार ये बदल रही है, हम इसमें देख सकते हैं, क्योंकि देखो रमेश यहाँ आ जाता है तो खेलता है हो जाता है, रमा यहाँ आ जाती है तो यहाँ खेलती है हो जाता है। अर्थात कर्ता हमें ये देखना पड़ता है कि कर्ता किस लिंग का है। अगर वह पुरुष जाति का रहता है, पुल्लिंग होता है तो खेलता है, और उसको जैसे हमने स्त्री जाति में किया, स्त्रीलिंग में किया, तुरंत क्या हो जाता है? खेलती है। इसका मतलब ये क्रिया जो है ना, ये तुरंत कर्ता के बदलते, कर्ता का लिंग बदला, तुरंत क्रिया का लिंग बदल गया। कर्ता जिस वचन में होता है, जैसे रमेश एक वचन में है तो खेलती है, खेलता है भी एक वचन में है, और रमा एक वचन है तो खेलते भी एक वचन में है। अब इस उदाहरण को एक बार पुनः देखते हैं कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये वाक्य देखिए, इसमें मोहन है, करता है, पुस्तक है, ये कर्म है, पढ़ता है जो क्रिया है। अब ये जो पढ़ता है क्रिया है ये पुरुष जाति में है, स्त्री जाति में क्या होता है? क्रिया को पढ़ती है। स्त्री या लड़की के लिए क्या बोलते हैं? पढ़ती, पुरुष के लिए, लड़के के लिए क्या बोलते हैं? पढ़ता। तो ये क्रिया जो है ना पढ़ता, ये रूप क्रिया का जो है ये पुरुष जाति में है। अब अगर ये वाक्य सही है तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, बिल्कुल सही है। इस वाक्य में कर्ता मोहन है, कर्म पुस्तक है, पुस्तक जो है ये स्त्री जाति में, भाई पुस्तक है ये स्त्री जाति में होती। जैसे हम बोलते हैं ये मेरी पुस्तक है, पेन के लिए क्या बोलते हैं? ये मेरा पेन है, ये मेरा पेन है, ये मेरी पेंसिल है। अब पेंसिल आई तो मेरी, पेन आया तो मेरा, पुस्तक आई तो मेरी, ये मेरा मेरी, ये क्या चित्र है? ये मेरा मेरी लिंग के अनुसार हो रहा है, क्योंकि पेन पुरुष जाति का होता है तब हम बोलते हैं मेरा पेन, पेंसिल स्त्री जाति में होती है तब हम तुरंत बोलते हैं मेरी पेंसिल है। पुस्तक है जो स्त्री जाति में होती है इसलिए बोलते हैं ये मेरी पुस्तक है। कई बार बोलते हैं पेन नया है, और पुस्तक अगर हो तो क्या बोलेंगे? पुस्तक नई है। ऐसे नहीं बोलते कि पुस्तक नया है, क्योंकि पुस्तक स्त्री जाति में होती है, तो ये स्त्री जाति में है पुस्तक। अब यहाँ पे देखिए मोहन पुस्तक पढ़ता है, अब ये पुस्तक जो है कर्म, ये कर्म है, और कर्म स्त्री जाति में है, तो भी क्रिया जो आ रही है ये पुरुष जाति में आ रही है, तो भी क्रिया का रूप है ये पुरुष जाति में आ रहा है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसका मतलब ये जो
क्रिया है ये कर्ता के अनुसार आ रहा है, और ये क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार आ रहा है, नहीं कि कर्म के अनुसार। क्योंकि कर्म के अनुसार आता ना, तो कर्म तो इसमें पुस्तक है, और पुस्तक है स्त्रीलिंग, तो क्रिया भी कैसे आती? स्त्रीलिंग में आती। अब देखिए क्रिया को हमने कर्म के अनुसार बदल के देख लिया, क्योंकि हमने देखा कि पुस्तक है ये कर्म है, और कर्म स्त्रीलिंग में है, तो ये स्त्रीलिंग में है, तो हमने क्रिया को भी स्त्रीलिंग में करके देख लिया। देखिए ये वाक्य गलत हो गया, ये शुद्ध हो गया, ये वाक्य शुद्ध नहीं है। मोहन पुस्तक पढ़ती है, ये वाक्य गलत हो गया, गलत है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वाक्य है, इस वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन कर्ता पर निर्भर कर रहा है। कर्ता जिस लिंग और वचन का है, क्रिया भी उसी लिंग और वचन की आ रही है। इसको बदलती देखना, मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब ये जो करता है ये पुरुष जाति में है, अब इसको हम स्त्री जाति में करते हैं। जैसे गुंजन, गुंजन पुस्तक, गुंजन आते ही यहाँ क्रिया जो है ये पढ़ता है, ये सही नहीं है। गुंजन क्योंकि कर्ता स्त्रीलिंग में हो गया, और स्त्रीलिंग में होते ही क्रिया का रूप स्त्रीलिंग में हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये वाक्य शुद्ध नहीं रहेगा। गुंजन पुस्तक पढ़ती, अब सही है। अब ये गुंजन आते ही क्रिया स्त्रीलिंग में हो गई, कर्ता स्त्रीलिंग में आते ही क्रिया स्त्रीलिंग में हो गई। कर्ता जब पुल्लिंग में था मोहन, तो क्रिया पुल्लिंग में थी पढ़ता है, ये था पहले क्रिया का रूप, क्योंकि कर्ता पुल्लिंग में था, अब कर्ता हो गया स्त्रीलिंग में, और अभी कर्ता स्त्रीलिंग में होते ही क्रिया का रूप स्त्रीलिंग में आ गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो क्रिया है ये कर्ता पर निर्भर है, अर्थात क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार आ रहा है, अतः इसको हम कर्तृवाच्य कह सकते हैं। कर्तृवाच्य की परिभाषा भी यही है कि जब क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार आए, कर्ता जिस लिंग और वचन का हो, क्रिया भी उसी लिंग और वचन की